हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिग्मा क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि घर पे ही रह रहे हैं सब कोई। मैं आपकी माधवी मिस और आज हम शुरू करने जा रहे हैं दूसरा चैप्टर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इधर फ्लावरिंग प्लांट कहा गया है, इसका मतलब क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। इसको हम लोग दूसरा नाम में क्या जानते हैं? एंजियोस्पर्म। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा देख लेते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो ये फ्लावरिंग प्लांट है ना, तो फ्लावर तो इसमें आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो इसमें गैमेट्स तो आएगा ही, फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट। तो गैमेट पहले फॉर्म होगा, तो इसलिए हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। वो है मेल रिप्रोडक्टिव organ and development of pollen grain। उसके बाद पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर। इतनी बात समझ में आ रही है? उसके बाद हमें गैमेट मिल गया, तो उसके बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। तो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या जरूरी है? पॉलन ग्रेन का रिलीज होना, तो पॉलिनेशन। उसके बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या आता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद क्या होता है? वो एम्ब्रियो। उसके बाद हमारा बनता है फ्रूट और सीड, और सीड भी हमें मिल जाता है। फिर वो सीड से नया प्लांट मिलता है हमें। तो हमें इतनी बातें पढ़नी है, समझ में आ रहा है? तो पहले हम शुरुआत करेंगे फ्लावर से। तो आइए शुरू करते हैं। तो नेचर में हमारा बहुत सारे फ्लावर मिलते हैं, बहुत सारे टाइप के फ्लावर मिलते हैं, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। तो हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्योंकि उसमें मेल ऑर्गन एंड फीमेल ऑर्गन साथ साथ रहेगा। तो उसे हमें स्टडी। हाँ, तो क्या कर रहे थे हम लोग? हमें अभी फ्लावर पढ़ना है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम कहाँ में थे कि फ्लावर हमारे नेचर में बहुत सारे टाइप के मिलते हैं, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। लेकिन हम यहाँ बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल लेकर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उससे स्टडी करना इजी रहेगा, क्योंकि उसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक ही फ्लावर में बन रहा है। तो आइए पढ़ते हैं। तो एक टिपिकल बाइसेक्सुअल फ्लावर, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं हिबिस्कस, वो हमें नेचर में आसानी से मिल जाता है। आइए उसे जरा स्टडी करते हैं। तो उसका अगर हम एक डायग्राम बनाएं तो कैसा बनेगा? पहले तो थैलेमस आएगा। अब एकदम से ये मत बोलना कि ये नया चीज़ तो है नहीं, मॉर्फोलॉजी में 11th में आप सब पढ़े हुए हैं। आपका पहला थैलेमस आएगा। ये क्या करते हैं? ये सपोर्ट के लिए रहता है। ये क्या देता है? सपोर्ट। उसके बाद इसमें ग्रीन ग्रीन कलर के छोटे छोटे पत्ते जैसे कुछ स्ट्रक्चर होंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं? सेपल। ये हो गया सेपल। और ये सेपल का 3-4 सेपल का जो अरेंजमेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कैलिक्स। उसके बाद आएगा आपका सुंदर सा, बहुत ही खूबसूरत सा स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ। इसे हम कहेंगे पेटल्स, और इसके अरेंजमेंट को हम लोग कहेंगे कोरोला। समझ में आया? इतनी बात समझ में आ रही है? फिर हमें क्या मिलेगा अंदर में? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और वो क्या होता है? पिस्टिल। उसे हम कहते हैं पिस्टिल। वेट,
ये हो गया हमारा पिस्टिल। उसमें फिर ये बाइसेक्सुअल है क्योंकि, तो इसमें हमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी इसी फूल में हमें मिल जाएंगे। इसे हम क्या कहते हैं? स्टेमन। इसे हम कहते हैं स्टेमन। हाँ, तो ये हमारा एक टिपिकल फ्लावर का डायग्राम, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा इसे। ये हमारा फ्लावर, और फ्लावर में हमें ये सब मिलता है। समझ में आ रहा है? अब हम इसमें से पिस्टिल को और स्टेमन को अलग कर लेंगे, क्योंकि रिप्रोडक्शन तो इसी से होगा हमारा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या बनेगा? गैमेट्स बनेगा। तो आइए हम उसे स्टडी करते हैं। आइए पहले हम पिस्टिल को इस फ्लावर में से अलग कर दिए, तो देखिए कैसा दिख रहा है। ऐसा कुछ दिखा? ये पूरा एक पिस्टिल है। तो इसमें क्या, ये जो गोल सा पार्ट है ये ओ जैसा है, तो इससे आप याद करेंगे ओवरी। ये पतला सा जो डंडी है, ये कुछ स्टाइल मार के ऐसा लग रहा है ना, खड़ी है, कोई लड़की खड़ी है, स्टाइल मार्कर, तो इसे हम कहेंगे स्टाइल। इसका नाम है स्टाइल। उसके बाद ये ऊपर वाला पार्ट को कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा स्टिकी से याद करेंगे, क्योंकि ये जो आपका ऊपर वाला पार्ट होता है पिस्टिल का, बहुत ही स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। वो क्यों होता है हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। आइए, तो क्या तीन पार्ट है पिस्टिल के मेन? ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम थोड़ा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। आइए, मेल में क्या होता है? मेल का क्या कहते हैं हम उसे? स्टेमन कहते हैं। स्टेमन इस तरह से कुछ मैंने बनाया है, ये होता है ना, ये स्टेमन है एक। स्टेमन में ये जो आपका दो दिख रहा है गोल गोल सा, इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं इसे एंथर। और ये जो लंबा सा पतली सी लाइन जैसे दिख रही है आपको, इसे हम कहते हैं फिलामेंट। इसे हम कहते हैं फिलामेंट। समझ में आया? तो ये विद रिस्पेक्ट टू थैलेमस, आपका जो फिलामेंट है वो उससे आपके थैलेमस से सामने है। स्टेमन का फिलामेंट पार्ट आपके स्टेमन से स्टेमन नहीं, आपका थैलेमस से सामने में है, तो इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल एंड। और इसे हम एंथर को हम कहेंगे डिस्टल एंड। डिस फॉर डिस्टेंस, मतलब दूरी, तो इसे हम कहेंगे डिस्टल एंड विद रिस्पेक्ट टू थैलेमस। थैलेमस के से ये पार्ट स्टेमन का दूर है ना, इसलिए हम इसे डिस्टल एंड कहेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? ये थोड़ा सा ऊपर से हमने स्ट्रक्चर देखा, अब हम थोड़ा डिटेल में इसे पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम शुरुआत करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। समझ में आया? आइए, तो मैंने अभी बनाया कुछ ऐसा करके। ये एंथर आपको दो लोब का जुड़ा हुआ दिख रहा है, तो इसे हम कहेंगे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। समझ में आया? तो अगर मैं इसमें का एक लोब को निकालकर माइक्रोस्कोप में देखूं, तो वो कुछ मुझे इस तरह से दिखेगा। इसे हम कहेंगे थिका। तो एक लोब में कितना थिका? 2 थिका है। इस एक लोब में हमें 2 थिका दिख रहा है, तो इसे हम कहेंगे डाइथिकस। समझ में आया? तो दूसरे लोब में भी सेम होगा। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा अगर हम एंथर को अच्छे से माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो इसके अंदर अब हमें क्या मिलेगा? इसके अंदर हमें इधर गोल गोल सा कुछ स्ट्रक्चर मिलने वाला है।
इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम। समझ में आया? और ये माइक्रोस्पोरेंजियम को घेरे रखता है आपका 4 लेयर। कौन कौन, उसका नाम थोड़ा हम देख लेते हैं। तो पहला लेयर जो आता है, आउटर मोस्ट लेयर, इसे कहते हैं हम एपिडर्मिस। इसको हम कहेंगे एपिडर्मिस। ये पहला है, फर्स्ट लेयर। उसके बाद से जो सेकेंड लेयर आएगा आपका, इधर सेकेंड लेयर आएगा आपका, इसे हम कहेंगे एंडोथीसियम। एंडोथीसियम। समझ में आया? ये दूसरा लेयर है। उसके बाद तीसरा लेयर जो आता है उसे हम मिडिल लेयर कहते हैं। वो खुद 3 से 4 लेयर का बना हुआ होता है। तो उसके बाद जो आया वो आया मिडिल लेयर। ये हुआ मिडिल लेयर। कहाँ लिखूं? ये आपका हुआ मिडिल लेयर। उसके बाद से जो मेन अब आ रहा है, जो आपके माइक्रोस्पोरेंजियम को न्यूट्रिशन देता है, उसे हम कहते हैं टैपिटम। वो होता है पिरामिडल शेप का, कुछ ऐसा। इसे हम कहेंगे टैपिटम। तो मिडिल लेयर कौन सा नंबर था? 3rd नंबर। और टैपिटम आपका हो गया 4th नंबर। तो टोटल 4 लेयर से बना हुआ है। टैपिटम क्या कर रहा है? माइक्रोस्पोरेंजियम को नरिशमेंट दे रहा है। इट गिव्स नरिशमेंट टू माइक्रोस्पोरेंजियम। समझ में आया? उसके बाद से अगर कुछ भी इंजरी हो गई इस टैपिटम में, तो आपका जो माइक्रोस्पोरेंजियम है बाद में वो जाकर बनाता है, आपका ग्रो कर ये बनाएगा पोलन सेक। तो पोलन सेक में, पोलन सेक मीन्स पोलन का खाली जगह, तो खाली उसमें कौन भर्ती होने वाला है? पोलन ग्रेन्स। समझ में आ रही? इसमें आने वाले हमें मिलने वाले बहुत सारे पोलन ग्रेन्स। तो अगर टैपिटम में कोई भी तरीके की इंजरी आई तो हमारा जो पोलन ग्रेन होगा वो स्टेराइल होगा, मतलब वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? इतनी बात मैंने जो कही आपको समझ में आया है? तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या है। मैं इसको नहीं कर इस माइक्रोस्पोरेंजियम पे पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा पढ़ना। तो आपका जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, इसमें एकदम एक टिश्यू होता है आपका, एकदम टिश्यू से पूरा कवर होता है, एकदम कॉम्पैक्ट टिश्यू होता है इसमें। उसे हम कहते हैं स्पोरेंजीनियस टिश्यू। स्पोरोजीनियस टिश्यू। स्पोरोजीनियस टिश्यू। समझ में आया? स्पोरोजीनियस टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी इसमें ग्रुप ऑफ स्पोर्स होता है, मतलब बहुत सारे स्पोर्स होता है इसमें। तो वो हर एक स्पोर, इसमें का एक स्पोर, ईच स्पोर क्या होता है? डिप्लॉयड। उसमें का हर एक स्पोर होता है डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब 2n। समझ में आ रहा है ये बात? इसमें का एक स्पोर, हर एक स्पोर 2n होता है। तो अब देखिए क्या करेगा ये 2n। हमें करना क्या है? हमें अब पढ़ना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। आइए थोड़ा देखते हैं अच्छे से। इतनी बात समझ में आ गई है तो मैं उसे फ्लावर को अभी मिटा दे रही हूं। आइए देखते हैं। वेट। तो अब आपका क्या होने वाला है? आपका इसमें से एक जो आपका ये स्पोर है वो पोलन ग्रेन बनाएगा। वो कैसे बनाएगा आइए देखते हैं।
इसमें से हमने एक स्पोर ले लिया, सॉरी वेट, मैं अच्छा वाला पेन लेती हूँ। ये इसका न्यूक्लियस, ये है 2n, समझ में आ रहा है। तो ये मियोसिस करेगा, ये मियोसिस करेगा, मियोसिस 1 में क्या होगा, 2 हैप्लॉइड आपको सेल मिलेंगे। उसके बाद फिर मियोसिस 2 में आपको 4 हैप्लॉइड सेल मिल जाएंगे। ये सब हैप्लॉइड है, तो इसे हम कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे टेट्राड। टेट्राड एक्चुअली असली में टेट्राड दिखने में ऐसा कुछ होता है। एक जो स्पोर होगा वो पीछे में होगा, इसके पीछे में है, समझ में आ रहा है। लेकिन अभी मैं समझाने के लिए मैं इसी में आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो आपका जो ये टेट्राड स्ट्रक्चर है ना, फिलहाल वो अलग अलग नहीं होके ये एक ही आपके मतलब एक कवर होता है इसके ऊपर, जहाँ ये चारों एक साथ रहते हैं। वो कवर को हम लोग क्या कहते हैं, केलोज। समझ में आ रहा है। इस कवर को हम लोग कहते हैं केलोज। समझ में आया। फिर जब ये केलोज बर्स्ट करेगा, ये जब बर्स्ट करेगा तो इसमें से कुछ इस तरह से ये जितने भी स्पोर्स थे वो रिलीज कर जाएंगे। ये सब M है, समझ में आया। उसके बाद से ये हर एक स्पोर अब करेगा माइटोसिस, माइटोसिस करेगा। माइटोसिस करने के बाद क्या होगा, ये 2 सेल स्ट्रक्चर बन जाएंगे, 2 सेल इसमें बन जाएगा। एक होगा आपका वेजिटेटिव सेल, इस पार्ट को, बड़ा वाला जो पार्ट होगा आपका वेजिटेटिव सेल, और ये छोटा वाला होगा आपका जनरेटिव सेल। ये इसका न्यूक्लियस। समझ में आया आपको ये। तो आपका ये बन गया फाइनली आपका पोलन ग्रेन, ये आपका बन गया पोलन ग्रेन। इतनी बात समझ में आई आपको, पोलन ग्रेन कैसे बना। आई होप आपको ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अच्छे से समझ में आया हो। एक बार हम जल्दी से इसे एक बार और क्विक रिवीजन इसका कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमने स्टेमन लिया। स्टेमन में हमने क्या लिया, हमने सबसे पहले क्या लिया था, ये स्टेमन लिया। स्टेमन में एंथर जो होता है आपका बाइलोब्ड स्ट्रक्चर था, मतलब 2 लोब थे उसमें। फिर एंथर को हमने, उसका एक लोब को अगर हमने माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें उसमें 2 थीका नजर आया, तो दूसरे लोब में भी आपको 2 थीका नजर आया। मतलब टोटल मिला के हमारे पास कितने हो गए, 4 थीका। इस स्ट्रक्चर को हम लोग थीका कहते हैं। तो हर एक थीका के पास, हर एक थीका में आपका था माइक्रोस्पोरेंजियम, ये गोल गोल से स्ट्रक्चर था आपका माइक्रोस्पोरेंजियम। फिर माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर में 4 लेयर, वो 4 लेयर से कवर था। पहला लेयर था आपका एपिडर्मिस, दूसरा लेयर हो गया आपका एंडोथीसियम, तीसरा हो गया आपका मिडिल लेयर, चौथा हो गया आपका टेपिटम। टेपिटम क्या करता है, नरिशमेंट देता है आपका माइक्रोस्पोरेंजियम को। समझ में आ रहा है। माइक्रोस्पोरेंजियम ग्रो करने के बाद वो पोलन सेक बनाता है, कुछ इस तरह लॉन्गिट्यूडनली, इस तरह आपका यूं, इस तरह कुछ आपका पोलन सेक बनाएगा। ये लॉन्गिट्यूडनली आपका ऐसा लंबा सा पोलन सेक बनाएगा जहां आपका पोलन ग्रेन्स स्टोर होंगे। समझ में आ रहा है। तो आपका ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, आपका एक ग्रुप, मतलब ग्रुप ऑफ सेल होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग टिश्यू कहते हैं ना, तो ये जो टिश्यू होता है स्पोर्स का पूरा बना हुआ होता है, तो इसको हम कहते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू। तो इस स्पोरोजीनियस टिश्यू में बहुत सारे स्पोर्स होंगे, तो उसमें से हर एक स्पोर क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। ईच स्पोर डिप्लॉयड होता है। समझ में आ रहा है।
तो फिर वो डिप्लॉयड स्पोर से, हर एक स्पोर से आपका पॉलन ग्रेन बनेगा। वो कैसे बनेगा? ये जो आपका डिप्लॉयड स्पोर है मियोसिस करेगा, मियोसिस 1 फिर मियोसिस 2, उसमें आपको 4 हैप्लॉयड सेल मिल जाएंगे। फिर वो एक कवर में होते हैं, एक शीट में कवर, मतलब अंदर एक शीट के अंदर में होते हैं, उस शीट को हम लोग कहते हैं कैलोस। समझ में आया? बाद में कैलोस बर्स्ट करता है, उसके बाद ये चारों हैप्लॉयड सेल रिलीज हो जाते हैं। उसके बाद हर एक हैप्लॉयड सेल अब माइटोसिस करता है। माइटोसिस करने के बाद क्या होता है? ये इक्वेशनल डिवीजन है माइटोसिस। तो ये क्या करेगा? ये फिर 2 सेल स्ट्रक्चर बना देगा। इसमें एक होता है जनरेटिव सेल, दूसरा होता है वेजिटेटिव सेल। आए समझ में? इसे हम कहेंगे, इस स्ट्रक्चर को कहेंगे हम 2 सेल्ड स्ट्रक्चर, 2 सेल्ड स्ट्रक्चर। समझ में आया? तो 60% एंजियोस्पर्म में ये 2 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन 40% एंजियोस्पर्म में हमें 3 सेल्ड स्ट्रक्चर मिलते हैं। समझ में आ रहा है? ये फिर माइटोसिस करके आपका 3 सेल्ड स्ट्रक्चर भी बन जाता है, लेकिन वो सिर्फ 40% एंजियोस्पर्म में बनता है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया है। अगर कुछ भी इसमें डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताएंगे। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, वो है ये पॉलन ग्रेन का हमें थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। तो डिटेल में इसका स्ट्रक्चर कैसा है वो हम पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। तो कुछ आपका ऐसा है, पॉलन ग्रेन गोल तो होगा ही, फिर उसमें हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा। आपका आउटर लेयर जो होता है उसे हम कहते हैं एक्साइन, फिर इनर लेयर को हम कहते हैं इंटाइन। समझ में आ रहा है? फिर ये जो खाली जगह है इधर, इससे हम कहते हैं जर्म लेयर। तो एक्साइन का काम ये है कि ये केमिकल इंटरेक्शन करवाता है, क्योंकि ये पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर जाएगा, जब पॉलिनेशन होगा तो उसमें एक केमिकल इंटरेक्शन होगा, वो हम आगे बात करेंगे। अभी बस ये स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखिए। तो ये एक्साइन हो गया, आपका इंटाइन हो गया। उसके बाद आपका क्या होगा? वेजिटेटिव सेल होगा और जनरेटिव सेल होगा। तो ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, ये जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस। तो ये आपका हो गया जनरेटिव सेल, ये हो गया आपका वेजिटेटिव सेल। तो आपका इन दोनों सेल में से फर्टिलाइजेशन जो करेगा वो करता है जनरेटिव सेल। समझ में आया? वेजिटेटिव सेल इसको हेल्प करते हैं कुछ न्यूट्रिशन वगैरह देने में। समझ में आया है इतनी बात? ये स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन हो गया आपका। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। हाँ, आपको आई होप समझ में आया होगा। ये इसको आप थोड़ा अच्छे से भी बना सकते हैं, मैंने जल्दीबाजी में हाँ, समझ में आ रही है। तो चलिए हम अब आगे चलते हैं। आगे क्या चलना है? आगे पहले थोड़ा पॉलन ग्रेन के बारे में हम बात कर लेते हैं। आपका पॉलन ग्रेन से फर्टिलाइजेशन के काम, तो मतलब फर्टिलाइजेशन करने के काम तो आते हैं, इसका तो खैर प्राइमरी एक्टिविटी यही है, इसको तो यही काम करना है। उसके अलावा भी हम उससे बहुत कुछ भी यूज़ कर लेते हैं। आपके वेस्टर्न कंट्रीज़ में एथलीट्स जो होते हैं वो, उन्हें काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पॉलन ग्रेन को एज ए सप्लीमेंट भी यूज़ करते हैं। ये किस हिसाब से यूज़ होता है? एज ए सप्लीमेंट। किसके लिए? एथलीट्स को इसकी ज़रूरत पड़ती है। और वो आप सुने होंगे ना, जो घोड़ों की जो रेस होती है तो उसमें घोड़ों को भी तो एनर्जी की ज़रूरत है, तो उसमें भी हम घोड़ों को, मतलब जितने भी हॉर्स है उन सबको पॉलन ग्रेन खिलाते हैं। समझ में आया? मतलब सप्लीमेंट के तौर पर उनके लिए भी यूज़ होता है ये।
ठीक है, ये हमारे लिए हेल्पफुल काफ़ी रहता है, लेकिन कभी कभी ये हमें दिक्कत भी दे देता है। ये इससे ना हमें बहुत कभी कभी सीवियर एलर्जी हो जाती है, फिर उसके एलर्जी होने के बाद हमें अस्थमा होने लग जाता है, ब्रोंकियल प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं। तो वो आप कैरेट ग्रास सुने होंगे, कैरेट ग्रास कहीं सुना है? नहीं सुना है तो आप एनसीईआरटी में देख लीजिए। उसे हम पार्थेनियम भी कहते हैं, कैरेट ग्रास। उसका पॉलन ग्रेन ऐसे हवा में अगर उड़ेगा तो वो क्या करता है, एलर्जी कोज करता है, एलर्जी। तो उससे हमें क्या होता है, अस्थमा और ब्रोंकियल प्रॉब्लम्स। शायद नीचे में दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर लिख दे रही हूँ, अस्थमा और ब्रोंकियल प्रॉब्लम। समझ में आया ये बात? फिर आपका इसमें कुछ और बातें हैं जो आपकी एनसीईआरटी में लिखी हैं, जैसे कि ये राइस हो गया, आपका वीट हो गया, उसका जैसे पॉलन ग्रेन अगर रिलीज हुआ, समझ में आ रहा है, वो रिलीज हुआ तो वो सिर्फ 30 मिनट तक ही फंक्शनल रहेगा। अगर वो 30 मिनट के अंदर किसी स्टिग्मा में नहीं पहुंचा तो उसके बाद वो फंक्शनलेस हो जाता, उसके बाद वो किसी काम का नहीं रहता। समझ में आया? तो राइस वीट का आपका कुछ ही मिनट के लिए, सिर्फ 30 मिनट के लिए, राइस और वीट का आपका पॉलन ग्रेन 30 मिनट तक फंक्शनल रहता है। समझ में आया? उसके बाद से आपका जैसे ये और भी कुछ कुछ फैमिली है, जैसे रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, इसमें का जो आपके पॉलन ग्रेन्स है वो काफ़ी घंटे क्या, काफ़ी सालों तक, बहुत सारे सालों तक वो मतलब फंक्शनल रहते हैं, तो उसे हम स्टोर भी कर रख सकते हैं। तो इसे स्टोर, आपका ये जो पॉलन ग्रेन स्टोर भी होता है आपका ये लिक्विड नाइट्रोजन में पॉलन ग्रेन को स्टोर करके हम लोग रखते हैं। उसमें हम टेम्परेचर इसका काफ़ी कम कर देते हैं, कुछ -196 डिग्री सेल्सियस में, तो उसमें हम पॉलन ग्रेन को स्टोर करके रखते हैं। तो उस जगह को हम लोग पॉलन बैंक भी कहते हैं, पॉलन बैंक। बोलिए इतनी बात समझ में आई है? इसको लेके अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। समझ में आया? आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो हमने पढ़ लिया मेल गैमेट कैसे बन रहा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने ख़त्म किया अभी। तो अब आ जाते हैं फीमेल में, फीमेल कैसे बनती है, फीमेल गैमेट्स कैसे बनता है। आइए चलते हैं उसी पे, इसे मिटा देती हूँ। हाँ, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। ये स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी। समझ में आया? तो इस ओवरी में हमें मिलता है ओव्यूल। समझ में आ रहा है? इसमें ओव्यूल का हमें बहुत काम आने वाला है, इस ओव्यूल का। आइए इस ओव्यूल को अब हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। अगर हम इस ओव्यूल को, इसको अच्छे से अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। वेट, हमें कुछ इस तरह से दिखता है। तो इस पार्ट को हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स। समझ में आया? और इसमें बहुत सारा आपका ये क्या कहेंगे उसे, मतलब बहुत सारा आपका इसमें न्यूसेलस, आपका न्यूसेलस भर्ती रहता है। वो कुछ होता नहीं, बहुत सारे सेल्स होते हैं इसमें, बहुत सारे सेल्स होते हैं इस तरह से एक साथ, बहुत सारे सेल्स रहेंगे। तो उसे हम सीधा
इस ग्रुप को हम कह देते हैं, इस पूरे सेल को कह देते हैं न्यूसेलस। समझ में आया? तो होता क्या है इसमें, इसमें होता क्या है कि ये जो न्यूसेलस में से कोई भी एक सेल, मतलब ये सब के सब क्या है, डिप्लॉयड है, सब के सब ये है, इसमें सब के सब 2n है। समझ में आ रहा है? तो इसमें से हमें क्या बनाना है, हमें क्या करवाना है, मेगा स्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट करना होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि कोई भी सेल, मतलब कोई लकी सेल होगा जिसे ये मौका मिलेगा, बाकी सेल नहीं, सिर्फ इसमें से एक सेल को मौका मिलेगा क्या करने का, मियोसिस करने का। आइए देखते हैं। तो आपका जो ये ओव्यूल है इसको हम मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं। समझ में आ रहा है ये बात? तो चलिए हम अब अच्छे से पढ़ते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो आपका ओव्यूल है माइक्रोस्पोरेंजियम, यही में होगा। तो इसमें क्या था आपका, इंटेग्यूमेंट्स और न्यूसेलस। हाँ, एक और बात मैं बोलना भूल गई, आपका ये पार्ट पूरा ढका हुआ है ना, इस पार्ट को हम कहते हैं चलाजल एंड। चलाजल एंड, समझ में आया? और ये जो खुला हुआ पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल एंड। ठीक है ना? आई होप ये चीज़ ध्यान में हो। हाँ, तो चलिए चलते हैं अब मेगा स्पोरोजेनेसिस को अच्छे से करते हैं। तो इसमें से न्यूसेलस में से कोई एक सेल होगा, जैसे हम इसको ले लेते हैं, ये एक सेल है, ये एक लकी सेल है, वो क्या करेगा, वो मियोसिस करेगी, वो करेगी मियोसिस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। समझ में आया? तो वो क्या बना देगी, पूरा मियोसिस के कंप्लीट होने के बाद 4 हैप्लॉइड सेल बनाता है। तो ये था 2n, फिर इधर बन जाएगा आपका 4 हैप्लॉइड सेल। ये सब का सब nn है। ठीक है, एक मिनट पेन चेंज करूं, इंक हल्की हो गई यहाँ। आपका ये सब हो गया nn। तो इसमें से ना 3 आपके डीजेनरेट हो जाएंगे। ठीक है, और उसमें से एक जो आपका बचेगा, ये वाला आपका, इसमें से एक बचे, बाकी 3 आपके डीजेनरेट होंगे। तो उसमें से एक जो बचा, उसका जो न्यूक्लियस है उसमें 3 बार कैरियोकाइनेसिस होगी, मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन होगा। इधर कैरियोकाइनेसिस अब होगी, कैरियोकाइनेसिस कितनी बार, 3 टाइम्स। समझ में आ रहा है? तो देखिए मैं अच्छे से अगर दिखाऊं तो पहली बार में, फर्स्ट टाइम में क्या हुआ, फर्स्ट टाइम में इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, एक न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस। फिर दूसरी बार में फिर ये भी डिवाइड हुआ, इसका भी, इस न्यूक्लियस का भी डिवीजन हुआ, इस न्यूक्लियस का भी डिवीजन हुआ। तो कितना बन गया, 1 2 3 4 बन गए न्यूक्लियस। फिर कितना बने, इधर दिखा देती हूँ, इसका 2 3 4 5 6 7 8। तो लास्ट में आकर हमको कितना न्यूक्लियस मिलता है, 8 मिलता है। समझ में आ रहा है? तो अब चलिए इस न्यूक्लियस को अच्छे से हम अरेंज कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना हमें कैसे न्यूक्लियस मिला? तो चलिए अब इसे हम थोड़ा अच्छे से अरेंज कर देते हैं। मैंने बस समझाने के लिए इतना लंबा दिखाया था, इसको देख लीजिए। वेट, मैं पेन ही चेंज करती हूँ, 1 मिनट। सॉरी। तो कितना हो गया, हाँ हमें ये क्या हुआ था, कैरियोकाइनेसिस ना, काइनेसिस कितना, 3 टाइम्स। तो हमें कितना न्यूक्लियस मिला था, 8 मिला था। तो अब देखिएगा इसका अरेंजमेंट देखिएगा, कुछ नहीं, 3 नीचे 3 ऊपर, बीच में 2, 3 2 3 ऐसा करके याद रखिएगा। 1 2 3
1 2 1 2 3। तो कितने हो गए? 3 3 6 7 8, 8 हो गए। समझ में आया? तो उसमें क्या होगा, अब ये जो न्यूक्लियस है, अब आपके 8 न्यूक्लियस है, कैरियोकाइनेसिस हो गया, तो अब इसी के अंदर आपका साइटोकाइनेसिस भी हो जाएगा, मीन्स साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो एक सेल के अंदर ये सब न्यूक्लियस आ जाएंगे। तो 1 2 3 1 2 3, और लेकिन ये जो 2 न्यूक्लियस है ये एक ही सेल में रहेंगे। समझ में आ रहा है ये चीज? तो आपका ये हो गया, इन दोनों को हम कहते हैं सिनर्जिड सेल। इसे हम कहते हैं सिनर्जिड सेल। इसको हम कहते हैं एग सेल। समझ में आ रहा है? इधर के जो 2 है वो सिनर्जिड सेल, बीच का एग सेल, फिर आपके ऊपर के जो तीनों है इसको हम कहेंगे एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल। समझ में आया? फिर आपका जो ये बीच में है इसको हम कहेंगे पोलर सेल। आ रहा है ये समझ में स्ट्रक्चर? तो इसमें से आपके टोटल सेल कितने हैं? सेल मैंने पूछा है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 ना, टोटल आपके 7 हो गए, और न्यूक्लियस 8 न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है आपको? ये चीज समझ में आ रहा है? तो टोटल आपका कितना हो गया? 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। तो आपका यही बनता है, इसमें से जो आपका ये एग सेल है वो आगे आपका ये फर्टिलाइजेशन में काम होगा। तो मेगास्पोरोजेनेसिस में आपको मिला है एग सेल जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए आपका काम करेगा, और आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आपको कौन सा सेल मिला था? जेनरेटिव सेल। तो इन दोनों का भी फ्यूजन कैसे होगा उसे हम देखेंगे कल। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ें। थैंक यू।